जय हिंद गाइस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। और हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लिनेशन के बारे में पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक रीजन नहीं था उसके डिक्लिनेशन के बाद। साइट्स कई सारे रीजंस की वजह से धीरे धीरे अबैंडन्ड हुई और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो पॉपुलेशन था इंडस के आसपास वो शिफ्ट हुआ ईस्ट की तरफ, यमुना और गंगा की तरफ। और वहां पर जो धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, हिस्ट्री के उस फेज को हमने वैदिक सिविलाइजेशन बोला है। यह सिविलाइजेशन भी दो फेसेस में हम स्टडी करेंगे, एक ऋग्वेदिक फेज और दूसरा लेटर वैदिक फेज। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि हमको वैदिक पीरियड के बारे में बहुत सारे टेक्सचुअल सोर्सेस मिलते हैं, बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं। हिस्टोरियंस ने इन सोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक श्रुति टेक्स्ट्स और दूसरा स्मृति टेक्स्ट। श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द टेक्स्ट एंड बेस्ड ऑन द प्रोपगेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन कैटेगराइज्ड इन सच वे। किस तरीके से इतिहास की इंफॉर्मेशंस और फैक्ट्स आगे पास ऑन हुई है और उसकी क्या एक्यूरेसी है, उसके बेसिस पर दो टाइप के टेक्स्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो एक कुछ ग्रंथ जो श्रुति ग्रंथ के अंदर आती हैं और दूसरा जो स्मृति ग्रंथ के अंदर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इनमें से ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है। तो अगर श्रुति टेक्स्ट की बात करें तो श्रुति टेक्स्ट जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस कल्चर की बातों का एक कमेंट्री पास ऑन है। तो श्रुति का मतलब होता है कमेंट्री। कमेंट्री का मतलब बोलना। आपके पिताजी ने अपने इतिहास आपको पढ़ाया, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, आपके पिताजी को आपके दादाजी ने बताया था कि हमारे समय में ऐसा होता था, दादाजी को परदादाजी ने बताया था। तो इंफॉर्मेशन जो है वो जेनरेशन टू जेनरेशन पास होती है। ठीक है, श्रुति टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन। जब इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पास होती है तो उसको कहते हैं श्रुति टेक्स्ट और इसको ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो जितने भी 4 वेद हैं वो सब श्रुति टेक्स्ट में आते हैं। जितने भी वेद से रिलेटेड उपवेद हैं वो सब श्रुति टेक्स्ट में आते हैं। जो अरण्यक से रिलेटेड बुक्स हैं, जो संहिताएं हैं और उपनिषद है, 108 उपनिषद हैं, ये उपनिषद से रिलेटेड टेक्स्ट हो गया, अरण्यक हो गया, वेद हो गए, उपवेद हो गए, ये श्रुति टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर स्मृति टेक्स्ट की बात की तो स्मृति का मतलब होता है स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद करना। याद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई टॉपिक याद कर रहे हैं। याद करने का मतलब होता है टू रिकॉल। रिकॉल यानी कि टू रिमेंबर और टू रिकॉल। और ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक जनरेशन गैप आ जाता है। मान लो आपके और आपके परदादा के बीच में इंफॉर्मेशन पास नहीं हुई। अब आप रिकॉल कर रहे कि अरे यार मेरे परदादा के टाइम पर ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। आप एक अंदाजा लगा रहे, एक आइडिया लगा रहे। तो ऐसे रिकॉलिंग से जो टेक्स्ट लिखे गए थे उनको वेदांग बोला गया है, पुराण बोला गया है। 18 किताबें हैं पुराण, तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण वगैरह। ये श्रुति टेक्स्ट में नहीं आता है, ये स्मृति टेक्स्ट में आता है। धर्मशास्त्र, ठीक है, स्मृति ग्रंथ, ये सब हमारे स्मृति टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो बेसिकली वेद्स के बारे में बताऊंगा। और वेद्स श्रुति टेक्स्ट है, इनकी एक्यूरेसी, नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा है, ये ध्यान लेते हुए चलिएगा। अब वैदिक सोसाइटी जो है इसका अगर पूरा का पूरा टाइमलाइन आप देखोगे तो ये 1500 से लेकर के 600 बीसी के बीच का एक टाइमलाइन है। अप्रोक्सीमेटली 900 टू 1000 के आसपास का ये टाइम पीरियड है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ऋग्वेदिक पीरियड, ये 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास का पीरियड है। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है जो 1000 बीसी से 6000 बीसी का पीरियड है।
इन दोनों के बीच में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बनेंगे वो कंपैरिजन से बनेंगे। एक ओवरऑल कुछ फैक्ट्स हम वैदिक कल्चर के बारे में जाने तो सबसे पहला आपने याद रखना है कि वैदिक कल्चर का जो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन है ये किन लोगों का है, सो दिस कल्चर बिलोंग्स टू द आर्यन। आर्यंस की ये सभ्यता के बारे में है। आर्यंस कौन थे, इनको वॉरियर बोला गया है, इनको सर्वश्रेष्ठ यानी कि एक्सट्रीम या सुप्रीम बोला गया है। आर्यन का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, योद्धा वगैरह वगैरह। तो ये आर्यंस कौन थे? वेद कितने टाइप के हैं, वेद का क्या मतलब है और वेद की कंपोजिशन किसने करी? तो देखिए सबसे पहले वेद शब्द का अर्थ आप समझो। वेद का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। इट इज अ टेक्स्ट फ्रॉम वेयर यू गेट इमेंस नॉलेज। तो वेद का मतलब आपसे पूछा जा सकता है। 4 टाइप के वेद लिखे गए थे ऋग्वेदिक पीरियड में। एक है ऋग्वेद जिसके अंदर देवी देवताओं से रिलेटेड हाइम्स यानी कि मंत्र हैं। उसके बाद दूसरा वेद लिखा गया था यजुर्वेद जो यज्ञ से रिलेटेड है। तीसरा वेद लिखा गया था सामवेद जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है। और चौथा वेद था अथर्ववेद जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है। डे टू डे एक्टिविटीज में घर बनाना, डे टू डे एक्टिविटीज या दैनिक जीवन से रिलेटेड, जन्म मृत्यु शादी ब्याह, ये सब बीमारी इलाज विलाज सब अथर्ववेद में है। इनकी जो कॉम्पोजिशन है, वेदों को किसने लिखा है? तो जो मेजर कॉम्पोजिशन है वो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने किया है जिनको वेद व्यास बोलते हैं। और लगभग 1000 बीसी के आसपास इन्होंने वेद्स का कंपाइलेशन किया था। और कुरु जनपद, कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, हरियाणा, इस एरिया के आसपास वेदों को लिखा गया था। तो देखिए आप देखिए एक बात, वैदिक सिविलाइजेशन शुरू तो हो गई थी 1500 बीसी में और वैदिक सिविलाइजेशन में ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन 1000 बीसी में खत्म हो गई थी। उसके बाद लेटर वैदिक शुरू हुआ। तो जब 1000 बीसी में ऋग्वैदिक काल खत्म हो रहा था तब वेद व्यास जी ने उस पूरे 500 साल का इतिहास लिखना स्टार्ट किया था। तो वेद जो हैं वो जैसे जैसे वैदिक सिविलाइजेशन के लोग जी रहे हैं वैसे वैसे उनके बारे में नहीं लिखा जा रहा है। उनके बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज सुनी है उसके हिसाब से वेद व्यास ने वेदों का कॉम्पोजिशन स्टार्ट किया था। ये वेद व्यास जी वही हैं जिन्होंने आगे चल करके महाभारत लिखी थी देवनागरी संस्कृत में। तो जितने भी ये वेद्स हैं इन सबको संस्कृत भाषा में और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो ये वेदों का वैदिक सिविलाइजेशन का एक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि कुछ आप ऐसी किताबें पढ़ोगे जिसमें लिखा होगा कि 4 वेद थे और उनसे रिलेटेड कुछ उपवेद थे। तो ये वेद और उपवेद में क्या डिफरेंस है, इसका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन अगर आप स्टडी करोगे तो वेद जो थे ये बेसिकली थ्योरेटिकल कंपाइलेशन थी वैदिक सोसाइटी की। बहुत रिजिड लैंग्वेज में मंत्र लिखे गए हैं, बहुत ही कठोर भाषा में मंत्र लिखे गए हैं वैदिक सभ्यता के समय के जो भी एक्टिविटीज होती थी। तो ये थ्योरी टाइप की चीजें हैं, इनको समझना, इनको डिकोड करना उतना आसान नहीं है। अब आप ऋग्वेद ले लीजिए, यजुर्वेद ले लीजिए, सामवेद ले लीजिए या अथर्ववेद ले लीजिए, ये जो 4 किताबें हैं ये वेद माने जाते हैं और ये वैदिक कल्चर की थ्योरी है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में साइंस की एक थ्योरी की किताब होती है ना, अब आपको वो थ्योरी समझ में नहीं आती है तो उसकी ही एक डेप्थ एक्सप्लेनेशन की किताब होती है, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल किताब। तो वही बातें जो वेद के अंदर हैं उनका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, डेप्थ एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और सिचुएशन के साथ एक्सप्लेनेशन दे रखा है उपवेद में। सो उपवेद आर द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस ऑफ थ्योरेटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ वेद। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद या शिल्प वेद। क्योंकि अथर्ववेद के बहुत सारे उपवेद हैं मगर मेन जो उपवेद है वो मैं आपको बता रहा हूं। कई बार पेपर में ये जो वेद और उनके उपवेद का मैच द फॉलोइंग आ जाता है
कौन सा किससे रिलेटेड है, या फिर ये सिंगल वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। ये आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये थ्योरेटिकल बातें हैं और उन्हीं बातों का ये एक तरीके का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है उपवेद के अंदर। अब हम ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन का थोड़ा सा एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन को का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर याद रखना कि ऋग्वेद जो पहली किताब लिखी गई थी, ऋग्वेद क्या है, जो पहली किताब थी जिनको वेद व्यास ने सबसे पहले लिखा था, ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद यही है। इसके अंदर क्या कंटेंट है पूछेगा, है क्या चीज वेद के अंदर, तो हाइम्स है। हाइम्स का मतलब होता है मंत्र। So these contains the hymns depicting devotion towards God and goddesses। ऋग्वेद के अंदर मैक्सिमम जो कंटेंट है वो देवी देवताओं से रिलेटेड मंत्र हैं बस। सोम देवता का मंत्र, मारुत देवता का मंत्र, ठीक है ना, इस तरीके से पीपल की पूजा का मंत्र, गायत्री मंत्र, और इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। और जो पंडित उस जमाने में ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता था उनको होत्र या होता कहते थे। चार चीजें आप देखो यहां पर याद रखना, ठीक है ना। हर वेद का बेसिक नॉलेज आपको क्या याद रखना, इसमें क्या कंटेंट है, इसका उपवेद क्या है, और इसके प्रीस्ट को टेक्निकली क्या बोलते थे, तो होत्र यानी कि होता। देखो चारों के चारों जो वेद है ना, इनके पंडित अलग अलग होते थे। ऋग्वेद के मंत्रों के पंडित अलग होते थे, यजुर्वेद के पंडित अलग होते थे, सामवेद के पंडित अलग होते थे। ये जो ऋग्वेद की किताब लिखी गई है ये 10 मंडल में लिखी गई है। यानी ऋग्वेद की बुक का स्ट्रक्चर अगर पूछेगा, स्ट्रक्चर का मतलब इसमें क्या क्या है, तो 10 मंडल, 10 मंडल का मतलब हो गया समझ लो 10 चैप्टर्स हैं इसमें। और उन 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। 10 चैप्टर में 1028 सूक्त यानी पैराग्राफ, और हर पैराग्राफ में कई सारे मंत्र हैं। तो टोटल 10,462 मंत्र लिखे गए हैं। ये फैक्ट्स कभी कभी पूछ लेते हैं। 10 मंडल तो पूछता ही पूछता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 10 चैप्टर्स में से भी 2, 3, 4, 5, 6 ये पहले लिखे गए हैं। ये जो 5 मंडल्स हैं ये पहले लिखे गए हैं, और 1, 8, 9, 10 और 7 सॉरी ये 7 यहां आएगा। ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये बाद में लिखे गए हैं, ठीक है, ये बाद में लिखे गए। यानी कि ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखे हैं, नहीं। कुछ कंटेंट पहले लिखा गया है और कुछ कंटेंट बाद में लिखा गया है। तो ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ये याद रखने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट मंडल्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं। 2-4 मंडल में क्या, किसमें क्या लिखा गया है, किसमें क्या लिखा गया है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे आप 3rd मंडल देखिए, जो 3rd मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र को विश्वामित्री ऋषि ने लिखा था। ओम भूत भुवत् सुवा तत्सवितुर्वरेण्यम, ये क्या है, ये गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को 3rd चैप्टर ऑफ ऋग्वेद में इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा और रिटन रिकॉर्ड मिलेगा, और इसको विश्वामित्र ऋषि ने लिखा था। 4th मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रेसेस मिलते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मंत्र मिलते हैं। 7th मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जल के देवता वरुण गॉड से रिलेटेड मंत्र है। 10th मंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पेपर में अगर किसी मंडल से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो या तो वो गायत्री मंत्र वाला 3rd मंडल पूछता है, या तो फिर वो 10th मंडल पूछता है। हाँ, सिविल सर्विसेज में और भी मंडल से पूछ सकता है। देखो 10th मंडल में आपको 3 चीजों का ज्ञान सबसे ज्यादा मिलता है। एक, वहां पर एक वर्ड लिखा गया है पुरुष सूक्त। क्या लिखा गया है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का मतलब होता है उस समय यानी ऋग्वेदिक पीरियड के सोसाइटी का डिवीजन। तो वहां की जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है उसको पुरुष सूक्त बोला गया है, और उसके 2 पार्ट्स बताए गए हैं, एक सभा और समिति। जैसे पुरुष सूक्त मतलब पार्लियामेंट हो गया, और सभा हो गया लोकसभा, और समिति हो गया राज्यसभा। तो दिस पुरुष सूक्त इज द डिवीजन, सोशल डिवीजन इन क्लास, और इसी के अंदर वर्ण सिस्टम यानी कि सोसाइटी का भी डिवीजन बता रखा है। वर्ण व्यवस्था की सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
इस तरीके से। तो एक तो पुरुष सूक्त, वर्ण डिवीजन और पॉलिटिकल डिवीजन, दूसरा एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी बता रखा है 10वें मंडल में। क्या बता रखा है? ऋग्वेद के 10th मंडल में यूनिवर्स के बारे में बता रखा है कि यूनिवर्स इज अ कॉन्टिन्यूअस एंटिटी, इट हैज नाइदर बीन बॉर्न एंड इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल रिमेन इन द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट फॉर एवर। अर्थात ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मांड की ना तो कोई उत्पत्ति हुई है, ना तो उसका जन्म हुआ है, ना उसका विनाश होगा या अंत होगा। वो आज जिस रूप में है वैसे ही पहले थी, आज भी वैसे ही और हमेशा वैसे रहेगी। और सर इसके अलावा इसमें थर्ड जो चीज है वो है 21 रिवर्स का जिक्र किया गया। ये फैक्चुअल पेपर में पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया, हाउ मेनी रिवर्स हैव बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेद। तो सिंधु, गंगा, यमुना ऐसी नदियों के बारे में बता रखा है। और जो 9th मंडल है ऋग्वेद का, दिस इज डेडिकेटेड टू सोम गॉड, मारुत देवता, गॉड ऑफ ट्रीज, यानी कि पीपल के पेड़, उनके भगवान से रिलेटेड मंत्र आपको 9th मंडल में मिलेंगे। एक दो फैक्ट्स आप याद रखिएगा कि यहां पर अग्नि शब्द का काफी बार प्रयोग किया गया है, क्योंकि मंत्र या रिचुअल परफॉर्म करते वक्त अग्नि को मीडिएटर माना गया है ह्यूमंस और गॉड के बीच में। तो हर मंत्र में कहीं ना कहीं अग्नि शब्द का उल्लेख मिलता है, जैसे 208 बार अग्नि वर्ड है। सबसे ज्यादा बार जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है पुरंदर शब्द, लगभग 300 बार पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पुरंदर इंद्र भगवान को बोला गया है और इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट, क्योंकि उस टाइम पर ऋग्वेदिक कल्चर में छोटे छोटे ट्राइब्स में लोग रहते थे जिनको जन कहते थे। एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ता भिड़ता रहता था, तो उनकी रक्षा करने के लिए इंद्रदेव और उन पर अटैक करने के लिए इंद्रदेव को पुकारा जाता था। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट इन अंदर। काउ शब्द को इस जगह पर गोधन के नाम से जाना गया है। ठीक है, काउ, गौ से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो काउ से रिलेट किया गया है। फिर आता है सामवेद। ठीक है, सामवेद के अंदर मैं सबसे पहले आपको चारों जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका कंटेंट बताऊंगा। फिर ऋग्वैदिक पीरियड का जो ओवरऑल सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिसिस है वो बताऊंगा। सामवेद में क्या कंटेंट है, इसका उपवेद क्या है, यानी कि इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन किस किताब में है, और सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले प्रीस्ट का क्या नाम था ये देखेंगे। सो दिस कंटेन्स द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद ओनली बट इन म्यूजिकल फॉर्मेट। In fact, it consists of the 7 sur of Sargam, which is the source of Indian classical music. देखिए एक्चुअली क्या है, ऋग्वेद के मंत्र जो हैं, उन्हीं मंत्रों में से काफी सारे मंत्रों को म्यूजिकल फॉर्मेट में, गाने के रूप में सामवेद की किताब में लिखा गया है। अब आपको ये मंत्र किस तरीके से गाने हैं उसके लिए पहले धुन भी बताई जाएगी, और धुन की उत्पत्ति होती है सरगम से। तो सारे गामा पादा निसा का जो जिक्र है वो इसी वेद में किया गया है। आपने देखा होगा कि कुछ पंडित मंत्रों को नॉर्मल पढ़ते हैं, ओम भूत भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। कुछ पंडित मंत्रों को गा करके सुनाएंगे, ओम भूत भुवः स्वः। तो ये जो गाने वाले जो मंत्र होते हैं ना, वो सामवेद के अंदर है, और इनका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। और इसके साथ साथ यहां पर याद रखना कि जो सामवेद के मंत्रों को गाते थे प्रीस्ट, उसको उद्गाता कहते थे। उद्गाता, जो गाने वाला व्यक्ति है, उसको कहा गया है उद्गाता। तो सामवेद से रिलेटेड इतने फैक्ट्स याद रखने। इसके बाद आता है यजुर्वेद। हालांकि यजुर्वेद क्रोनोलॉजी में दूसरा वेद है। इसमें क्या कंटेंट है, इसका उपवेद क्या है, और इसके पंडित कौन थे। तो सर दिस वेद कंटेन्स द रिचुअल्स, कर्म कांड, असली कर्म कांड के मंत्र इसी में हैं। यज्ञ जो होता है, कई तरीके के यज्ञ हुआ करते थे, 18 से ज्यादा प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे ऋग्वेद में। तो जितने भी यज्ञ होते थे, खास तौर पर जैसे डायनेस्टी एक्सपेंशन, राज्य विस्तार, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ऐसे कई सारे यज्ञ हुआ करते थे। अलग अलग टाइप के यज्ञ अलग अलग फेजेस में कंडक्ट किए जाते थे। जैसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जब पूर्ण अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं।
फिर जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ आते हैं तो उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो इन यजुर्वेदों का जो यज्ञ है उनके मंत्रों का कंपाइलेशन 2 पार्ट्स में हुआ है। एक पार्ट को कृष्ण यजुर्वेद कहा गया है और दूसरे पार्ट को शुक्ल यजुर्वेद कहा गया है। ठीक है, इनके मंत्रों को भी अलग अलग टाइप से लिखा गया है। कृष्ण यजुर्वेद के जो मंत्र हैं दे वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। प्रोज का मतलब होता है कहानी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गद्य। और शुक्ल यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनको लिखा गया है पोएट्री फॉर्मेट में, पोएट्री यानी पोयम में। तो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र पोयम 2-2 लाइन करके होंगी और कृष्ण यजुर्वेद के जो मंत्र होंगे वो पैराग्राफ 10-15 लाइन का एक पैराग्राफ होगा। इसका जो उपवेद है यानी इन मंत्रों के प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन धनुर्वेद की किताब में दे रखा है। और जो यजुर्वेद के मंत्रों को जो पंडित बोलते थे, गाते थे या परफॉर्म करते थे उसको अध्वर्यु बोला गया है। क्या बोला गया है? अध्वर्यु बोला गया है। ठीक है, होत्र हो गया यजुर्वेद, सॉरी ऋग्वेद के पंडित हो गए होत्र, सामवेद के पंडित हो गए उद्गाता और यजुर्वेद के पंडित हो गए अध्वर्यु। इसके बाद अगला वेद आता है अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद। यहां भी हम तीनों चीजें एनालिसिस करेंगे। कंटेंट क्या था, इसके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन का उपवेद कौन सा है और कौन इनके पंडित थे। क्योंकि अथर्ववेद का कंपाइलेशन अथर्व ऋषि ने किया है, जैसे ऋग्वेद का कंपाइलेशन वेद व्यास जी ने किया है तो अथर्ववेद का कंपाइलेशन अथर्व ऋषि ने किया है, तो इसीलिए इसका नाम ही अथर्ववेद पड़ गया है। यह वेद जब से इंटरेस्टिंग वेद है क्योंकि इस वेद के अंदर डेली लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। अब उसमें ब्लैक मैजिक हो, ब्लैक मैजिक क्यों परफॉर्म करते थे? लोग जब बीमार होते थे या लोगों के साथ अच्छी उनकी लाइफस्टाइल नहीं चल रही होती थी तो लोग जादू टोना कराते थे। तो ब्लैक मैजिक हो गया, बीमार हैं तो दवाई मेडिसिन हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गया, मैरिज से रिलेटेड मंत्र हो गए, बर्थ से रिलेटेड मंत्र हो गए, फ्यूनरल से रिलेटेड मंत्र, डेथ से रिलेटेड मंत्र। आप देखिए हिंदू धर्म के अंदर जन्म, नामकरण, मुंडन, है ना, ये सब के मंत्र होते हैं ना, तो वो सब आपके अथर्ववेद के अंदर है, वो सारे के सारे मंत्र, मैरिज के मंत्र, ये सब। तो ये मंत्र पढ़ने के लिए जो पंडित होते थे उनको ब्रह्म बोला गया है। क्या बोला गया है? ब्रह्म। तो ब्रह्म, अध्वर्यु, उद्गाता और होत्र, ये 4 टाइप के प्रीस्ट्स हुआ करते थे जो अलग अलग 4 टाइप के वैदिक मंत्रों का कंडक्ट करते थे। उपवेद के कई, जो अथर्व वेद है उसके कई सारे वेद हैं, जैसे शिल्प वेद, ये आर्किटेक्चर हो गया, स्थापत्य वेद हो गया, अर्थ वेद हो गया है। तो इस तरीके से इसके कई सारे उपवेद बनते हैं। जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा आप उसको लगा करके मार्क कर लेना। ठीक है, तो ये है 4 वेद। एक पिक्चर निमोनिक हो जाए। यहां पर मैंने 4 पिक्चरें दे रखी हैं, देखो, जहां पर ये देवी देवता है और इनकी हो रही है सीधे सीधे पूजा। ठीक है, तो भगवान की जो पूजाएं हैं वो है आपका ये वाला हो गया ऋग्वेद, ये ऋग्वेद हो गया। यहां पर तबला, हारमोनियम, सितार वितार है, तो यहां पर क्या है? ये प्यूरी की प्यूरी म्यूजिक मंडली है, तो ये हो गया आपका सामवेद वाला। यहां पर क्या है? एक राजा दूसरे राजा को मार रहा है, यानी डायनेस्टी एक्सपेंशन या फिर प्रोटेक्शन, तो ये क्या हो गया है? ये हो गया है आपका यजुर्वेद। और यहां कोई बीमार पड़ा हुआ है, इसकी दवा दारू चल रही है, तो ये हो गया डे टू डे एक्टिविटीज यानी अथर्व वेद। 4 वेद से रिलेटेड थीम्स की बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने आपको बताई है। इसके बाद हमको ऋग्वेदिक पीरियड का एनालिसिस करना है। ऋग्वेदिक पीरियड में सोसाइटी को कैसे डिवाइड किया, क्या कौन किसको रूल करता था, उनकी एग्रीकल्चरल लाइफ क्या थी, रिलीजियस लाइफ क्या थी, पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, ये सारी की सारी चीजें ऋग्वेद के एनालिसिस में बताऊंगा।